हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है वैक्सीनेशन इन हीमोफीलिया। देखिए, हम हीमोफीलिया में ये तो बहुत से लोग जानती हैं कि हीमोफीलिया में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो उस जगह पे हीमेटोमा बनने का चांस होता है। हीमेटोमा का मतलब होता है ब्लीडिंग इन द मसल। तो जब भी कहीं मसल में इंजेक्शन लगता है तो वो स्पेस कवर करता है ना, तो वहाँ से वो मसल अंदर से फट जाता है, या उसमें ब्रिक ब्रिक सी उसकी जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। तो हीमोफीलिया में तो हल्की सी ब्लीडिंग कहीं पे भी इनिशिएट होगी तो वो अल्टीमेटली वो बढ़ जाती है। तो उससे उस जगह पे उनको हीमेटोमा होने का चांस होता है। तो मॉडरेट और माइल्ड हीमोफीलिया जो, उनमें तो हम फिर भी कह सकते हैं कि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जिनका फैक्टर लेवल 2% से ऊपर है, 5%, 8%, तो उनमें तो कोई ख़ास रिस्क नहीं है। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा भी दे वैक्सीन का तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। इसमें खुद माइल्ड हीमोफिलिक हूँ, मॉडरेट तो अभी मेरा लेवल 2.3% है। तो मेरे मीन्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन्स लगते रहे हैं। थोड़ा बहुत हीमोटोमा बन भी जाता था लेकिन कोई उसकी ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं आती थी। तो जो सीवियर हीमोफिलिक है उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना। तो उसमें हम अभी यही सोचने वाली बात है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देना तो फिर उसमें वैक्सीन कैसे देंगे? तो देखिए, पोलियो की तो आजकल जैसे पोलियो ड्रॉप्स ही आ गई, उसकी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो दूसरी वैक्सीन्स हैं उनको हम हीमोफीलिया में अंडर द स्किन दे सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन होगी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होगी। तो दूसरी ये डीपीटी वगैरह है, इनका भी अभी कोई डाटा तो नहीं है लेकिन ये सभी इक्वली इफ़ेक्टिव है। हेपेटाइटिस की तो डाटा अवेलेबल है कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन अगर हम सबक्यूटेनियस देते हैं तो वो इक्वली इफ़ेक्टिव है, मीन्स उतना ही असर करती है जितनी वो मसल में लगाने के लिए। तो अभी ये कोरोना की वैक्सीन भी आ रही है, इसको भी वो तो कह रहे हैं कि चलो इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, तो लेकिन इसको भी अगर सबक्यूटेनियस लगा दें तो वो उतना ही काम करेगी जितना नॉर्मल इंट्रामस्कुलर में वो काम करेगी। तो इसमें जब हीमेटोमा बन जाता है उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। फिर बाद में हीमेटोमा रिजॉल्व होने में ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों को कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है कि वो हीमेटोमा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उनकी बाजू ही काम करना छोड़ देती है एक बार, तो उसकी आगे और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो इसमें क्या है कि जो वैक्सीनेशन है कि इसकी सबसे पहले तो कि बच्चा जो है आपका, मीन्स जो लोग प्रोफाइल एक्सिस ले रहे हैं उनको अगर वैक्सीनेशन दे दी है तो उनको क्या है कि जब उसने फैक्टर लगवाया है, जिस दिन सपोज़ करें मंडे को उन्होंने फैक्टर लगवाया है तो ट्यूसडे को उनको वैक्सीन देनी है। तभी नहीं देनी, मीन्स जैसे अभी फैक्टर लगवाया है 1 घंटे बाद जैसे आप सोचो कि वैक्सीन लगवा लें, तो उसी वक्त नहीं देनी। तो एक दिन पहले फैक्टर लगा के उसके बाद उसको वैक्सीनेशन दें, क्योंकि इसमें बहुत जगह पे ये भी मीन्स डिस्कशन का टॉपिक ही है और उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है कि कहीं वैक्सीनेशन लगाकर उसके ऊपर फैक्टर देने से, जहाँ फैक्टर लगा हो उसके ऊपर वैक्सीनेशन लगने से इनहिबिटर्स तो नहीं बनते। ये एक बहुत डिस्कशन का टॉपिक है। तो इसलिए इसमें जो रिकमेंडेशन है कि अगर फैक्टर लगा के वैक्सीनेशन देनी है तो उसकी रिकमेंडेशन तो यही है कि एक दिन पहले फैक्टर लग जाए, उसके बाद उसको मीन्स अपने वैक्सीनेशन देनी है। और अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते भी हैं कहीं पे, सेकंड थिंग उसमें क्या है कि एक तो 23 नंबर की नीडल यूज़ करनी है, या उससे भी ब्रीक नीडल आप यूज़ कर सकते हैं।
तो 23 नंबर या उससे ब्रिक नीडल अगर आपको मिलती है, 25 नंबर भी मिल जाती है, तो वो अगर आपने यूज़ करनी है और उससे वैक्सीनेशन लगानी है। सेकंड क्या है कि जहाँ पे आपने वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगा लिया, उसके बाद उस जगह पे ऐसे फर्म प्रेशर दे के रखना है, कॉटन से ऐसे दबा के रखना है 2 मिनट के लिए, और उसको रब नहीं करना। कुछ आपने देखा होगा, कुछ नर्सिस का मुख्य होता है कि वो इंजेक्शन लगा के उसको रब करते हैं, तो उसको हीमोफिलिक में कभी भी उसको रब नहीं करना, जस्ट फर्म प्रेशर दे के रखना है, और कम से कम 2 मिनट आराम से, इतने ज़ोर से भी नहीं दबाना, जस्ट फर्म प्रेशर इतना सा दबा के कि उसके ऊपर प्रेशर हो बस, और उसको दबा के रखना है 2 मिनट के लिए। और थर्ड उसमें ये है कि जो पेशेंट है उसको पूरा गाइड करना चाहिए कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे सूजन हो रही है, कोई गांठ जैसी कोई चीज़ बन रही है, जहाँ गर्माइश महसूस हो रही है, वहाँ पे वो एरिया गर्म हो रहा है आपको घर जाके 2-4 घंटे 6 घंटे बाद, तो आपने फिर डॉक्टर को बताना है। रेडनेस फील हो रही है उस जगह पे ज़्यादा, ठीक है, थोड़ी बहुत रेडनेस तो होती है इंजेक्शन लगाने पे, तो ज़्यादा रेडनेस वहाँ पे आपको फील हो रही है, तो आपने डॉक्टर को बताना है। तो थर्ड उसमें क्या होता है कि सपोज़ करें बुखार है या मीन्स पेन हो रहा है इंजेक्शन साइट पे, उस कंडीशन में आपने नसैड्स कभी नहीं देने। नसैड्स में क्या आ जाते हैं, ये ब्रूफन वगैरह आ जाती है, मीन्स आपने नीमोसलाइड नहीं देना, उसमें ब्रूफन की गोली नहीं देनी। अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम आए तो उसको प्लेन पैरासीटामोल जो है उसकी गोली ही देनी है, या एस्टामिनोफेन की गोली नहीं देनी है। तो इसमें ये कुछ सावधानियाँ जो आपने लेनी है, तो जो आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं कि उनको ये बोलें कि हमें अंडर द स्किन वैक्सीनेशन दे दें। तो ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से तो कुछ चीज़ों का ट्रायल है इसके ऊपर, और कुछ का नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हेपेटाइटिस वगैरह का ट्रायल है और दूसरे का नहीं है। तो जो अंडर द स्किन देनी है वैक्सीनेशन, वो कहाँ पे देनी है? वो वैक्सीनेशन आपने ट्राइसेप मसल की स्किन फोल्ड के अंदर देनी है। ये देखिए, ये हमारी बॉडी की बैक साइड आ गई, ये हमारी बाजू आ गई, और ये ट्राइसेप मसल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइसेप मसल के स्किन फोल्ड में। तो सबसे पहले तो मेरी सभी को जो न्यू व्यूअर्स हैं उनकी यही गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अभी पूरा पैड ख़त्म हो चुका है। जो वीडियो बनती है ये ऐसे नहीं बन जाती, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। चाहे मैं डॉक्टर हूँ पहले से ही, तो फिर भी इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, मटेरियल लिखना पड़ता है। तो ये सारे वीडियोस के लिए मटेरियल लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारी मेहनत होती है इसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, तो नीचे रेड कलर का आइकन बना होगा, एस से लिखा होगा SUS, तो वहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और लाइक वाला बटन दबाएं। तो इससे क्या होता है कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और वीडियो बनाएं। अभी हम लिब्रा की वीडियो बनाई थी, वो बहुत लोगों ने लाइक की, सब्सक्राइब किया, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि चलो और वीडियो बनाते हैं। तो हम आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर कोई कमी पेशी लगती है आपको वीडियो में तो नीचे कमेंट में लिख दें, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में मैं बता रहा था कि ये जो ट्राइसेप स्किन फोल्ड होता है उसमें वैक्सीन लगानी है। तो उसमें जो भी ब्रिक सुई लेके आपको मैं वर्चुअली ये दिखा भी देता हूँ कि बाजू की ये वाली जगह, इस जगह को ऐसे पकड़ के ये वाली स्किन, और यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है। तो ये इंजेक्शन लगाना बहुत आसान होता है। मीन्स एक बार मेरे को ट्रैवल करना था, तो मेरे को था कि टाइफाइड की वैक्सीन लगा लूँ, तो मैंने खुद ही वैक्सीन लगा ली थी ऐसे। ओके, तो
ट्राइसेप स्किन फोल्ड में आपने वैक्सीन लगानी है। आपको थोड़ा डाउट हो तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे लिखिए ट्राइसेप स्किन फोल्ड, तो वहाँ पे आपको एरिया शो हो जाएगा। इस एरिया में वैक्सीन लगानी है, ये वाला एरिया। मीन्स बैक साइड से जो डॉक्टर है वो बैक साइड में खड़ा होके वहाँ से इस चीज़ को ऐसे पकड़ के और यहाँ पे टेढ़ी करके सुई एंगल पे, तो फिर ये वैक्सीन लगानी है। मीन्स 15 डिग्री के एंगल के ऊपर ये लगानी है, ताकि वो मसल में ना जाए। ये स्किन का फोल्ड यहाँ पे थिक होता है काफ़ी, तो उसी में स्किन के फोल्ड के अंदर ही रह जाए। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 मिनट तक ऐसे प्रेशर दे के रखना है। तो इसको रब नहीं करना। रब करने से क्या है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कहीं पे इनिशिएट भी हो गई है तो वो बढ़ जाएगी रब करने से। तो कभी भी आपने कहीं भी इंजेक्शन लगाया, चाहे इंट्रामस्कुलर भी लगाया, तो इंट्रावीनस भी लगाया, चाहे फैक्टर भी लगाया है, तो भी उसको ऐसे दबा के रखना है, तो उसको रब नहीं करना। तो आज के लिए बस इतना ही। इट्स डॉक्टर वीरेंद्र बराड़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और वो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएं। तो ये डीपीटी वगैरह इसके ये जो इंजेक्शंस हैं ये सभी आप दे सकते हैं। और अगर हेमेटोमा हो गया उसको कैसे मैनेज करना, उसको वैसे ही मैनेज करना जैसे हम नॉर्मल हेमेटोमा को करते हैं। क्योंकि अगर हेमेटोमा बन गया है, बढ़ने लग गया है, तो उसके लिए आपको फैक्टर्स लेना ही पड़ेगा। तो 40% फैक्टर कम से कम लें। 40% लेवल मैंने बताया ही आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज़ करिए आपका बॉडी वेट मीन्स 20 kg है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 40, 4 2 ज़ा 8, और मल्टीप्लाइड बाई 0.5 या डिवाइडेड बाई 2, ऐसे दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए मीन्स 400 यूनिट आपका आ गया 20 kg का अगर है वेट। तो जो फैक्टर 9 वाले होते हैं उनको मल्टीप्लाइड बाई 0.5 नहीं करते, उनको बॉडी वेट इंटू 40, वो जितना भी आ गया उतने यूनिट फैक्टर लगाना है। और जो फैक्टर 8 वाले हैं वो बॉडी वेट इंटू फैक्टर रिक्वायरमेंट इंटू 40 इंटू 0.5, मतलब बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 400 आ जाएगा। तो उनको 400 यूनिट आप फैक्टर लगा सकते हैं। तो इसमें आपको हम इस 24 आवरली भी फैक्टर दे सकते हैं, और अगर लगे कि हेमेटोमा बहुत ज़्यादा है तो 12 आवरली भी दे सकते हैं। तो 2 से 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेगा होगा। मोस्टली हेमेटोमा तो अगर साथ के आपको मीन्स प्रॉब्लम हुई है तो 1-1.5 घंटे में आपने फैक्टर लगा लिया, तो वो एक या 2 इंजेक्शन से वो कवर अप हो जाता है। उसको रिज़ॉल्व होने में टाइम लगता है, मीन्स वो 3 4 5 6 दिन में रिज़ॉल्व होगा। तो फैक्टर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जो वैक्सीन से बना होता है हेमेटोमा। तो उसमें आप इन फ्यूचर मीन्स अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो उसमें अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। तो वो मीन्स 3rd डे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका हेमेटोमा ठीक नहीं हो रहा। 3rd डे आप अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी, वो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि 5-6 मिनट तक देनी है। और उसकी इंटेंसिटी है जो वो 0.6 से 1 तक उसके बीच रखें आप। और जो उसका है मीन्स पल्स वो 1:1 पे रखें, कॉन्टीन्यूस पे नहीं देनी, 1:1, और 5 से 6 मिनट, और 0.6 से 1 तक उसकी जो इंटेंसिटी रखें। तो उससे आपका हेमेटोमा जो है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही है कि जो आपका HTC सेंटर है, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो हीमोफिलिक पेशेंट्स को वैक्सीन लगाते रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, उनके पास जाके वैक्सीन लगवाएं। जो नया डॉक्टर हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन भी हैं, तो कुछ पीडियाट्रिशियन को एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। अभी कल ही हमारे ग्रुप में किसी ने डाला था कि प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, उसने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दिया और रात को उनको हेमेटोमा हो गया, वो बच्चा सो नहीं रहा, पेन हो रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न भी यही था कि चलो सबको एजुकेट करते हैं कि इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर से डिस्कस करें
उनसे पूछें कि क्या इस वैक्सीन को हम स्किन फोल्ड के अंदर दे सकते हैं, तो वो डिस्कस करके आप वो वैक्सीन लगवाएं। इस मोस्टली वैक्सीन्स को आप स्किन फोल्ड के अंदर दे ही सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सेकेंडली ये है कि HTC सेंटर के पास ही जाएं आप। इवन आप एक बार आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज है, जैसे अमृतसर मेडिकल कॉलेज है या पटियाला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से डिस्कस करें, उनसे पूछ लें कि कौन कौन सी वैक्सीन हम इसको स्किन फोल्ड के अंदर दे सकते हैं, और फिर आप चाहे अपनी सिटी में जाके वो वैक्सीन लगवा लें, और वहाँ से जो लोकल डॉक्टर हैं वहाँ से भी लगवा सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली चले जाते हैं तो डॉक्टर के सामने हम बोल भी नहीं पाते हैं ना कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं लगाना इंजेक्शन, तो डॉक्टर भी बुरा मान जाता है, इन एथिक्स के खिलाफ भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर वीरेंद्र ब्राट फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी फरीदकोट। थैंक यू।